हेलो फ्रेंड, यूसीएस सिक्स ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 4 वायुमंडल एवं इसका संघटन। यानी हम लोग जानेंगे इस सेशन में कि वायुमंडल की संरचना कैसे होती है, वायुमंडल का विकास कैसा होता है और उसका संघटन। यानी संघटन का अर्थ ही होता है मेल, यानी बहुत सारे वायु का मिश्रण यानी मेल से जो वायुमंडल का निर्माण होता है, उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम जान लेंगे कि वायुमंडल कहते किसे हैं। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। यानी जो हमारा पृथ्वी होता है उसके चारों ओर जो विस्तृत वायु का फैलाव होता है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यानी हम पृथ्वी के जिस धरातल पर रहते हैं वहां से लेकर कई सौ किलोमीटर दूर तक जो वायु फैला रहता है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी एरोलॉजी कहते हैं और निचले परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी मेंटोलॉजी कहते हैं। अगर वायुमंडल की बात किया जाए कि वायुमंडल के जो ऊपरी हिस्सा होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वायु विज्ञान कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एरोलॉजी कहा जाता है। और उसी यानी वायुमंडल की निचली परत की बात की जाए तो निचली परत का अध्ययन कहलाता है हमारा ऋतु विज्ञान, जिसे हम लोग मेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आयतन के अनुसार वायुमंडल को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। यानी जो हमारा वायुमंडल है उसका कितना परसेंट किस वायु का भाग है, इस पर हम लोग जानेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है। नाइट्रोजन हमारा 78.07% होता है। यानी पूरे वायुमंडल की बात किया जाए कि पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बाबू, यानी 78.07% होता है। उसके बाद से सेकंड देख रहे हैं हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज देखेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट में यानी वायुमंडल में उसका मौजूदगी कितना होता है, ये हमारे पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20.93% है। कितना है बाबू, 20.93% है। उसके बाद से बात करेंगे हमारा तीसरा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका परसेंटेज कितना होता है, पूरे वायुमंडल में इसका मात्रा कितना होता है, तो 0.03% होता है। और उसके बाद से नेक्स्ट गैस की बात करेंगे आर्गन गैस, तो इसका मात्रा 0.93% होता है। तो इस तरह हम लोग ने देखा कि जो हमारे विभिन्न वायुमंडल में गैस है उसकी परसेंटेज यानी उसका अनुपात कितना में है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। दिया हुआ है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस, यानी जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए क्षेत्र जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे गैस हैं जिनका हमारा जीवन में क्या उपयोग है, उसको हम लोग किस तरह उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है नाइट्रोजन। यानी इस गैस का प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिकतम है। यानी अगर नाइट्रोजन की बात करें तो पूरे वायुमंडल में जितने सारे गैस हैं उससे सभी से अधिक मान किसका है, तो नाइट्रोजन का है। और देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति, क्षमता, प्रकाश के प्रवर्तन का आभास होता है। यानी जो नाइट्रोजन की मात्रा है इसमें वायुदाब, पवन की शक्ति तथा प्रकाश के प्रवर्तन का आभास होता है। यानी हम लोग उसमें अध्ययन करते हैं। उसके बाद से और जानेंगे कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है इसका रंग गाढ़ा नीला होता है। ये क्या होता है बाबू, गाढ़ा नीला होता है। उसके बाद से हम लोग अपना अगला गैस की बात करेंगे। तो दिया हुआ है हमारा ऑक्सीजन। तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर जितने सारे जीव रहते हैं, जितने सारे जीव जंतु जैसे कि हम लोग मनुष्य आ गया, तो ये जितने सारे जीव जंतु रहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन कितना उपयोगी है। तो यहाँ पर हम लोग जो हमारा धरातल पर हम लोग रहते हैं, तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाए, ऑक्सीजन में दुष्टता पाया जाए, तो हमें नाना प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा इन्वायरमेंट है वहां पर ऑक्सीजन की कितना उपलब्धता है इसका आप गणना कर सकते हैं।
जैसा कि आपको बुक में पढ़ाया गया है कि कुछ मित्र बगीचा में खेल रहे हैं और उनमें से कुछ मित्र ने कहा कि आप कुछ समय के लिए यानी कुछ सेकंड के लिए आप अपना नाक मुंह बंद कर सकती हैं। तो उसने बंद किया, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद वो क्या किया, उसका सांस टूट गया। ऐसा क्यों? यानी जो हमारा जीवन है ये क्या है जी, ये हमारा ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अर्थ व्यर्थ हो सकता है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ना रहे, पृथ्वी पर ऑक्सीजन ना रहे, तो हमारा जीवन क्या हो सकता है बाबू, बिल्कुल अर्थ व्यर्थ हो सकता है। तो इसलिए हमारे जीवन में यानी मनुष्य जाति के लिए या कोई भी जीव जंतु हो, उसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन या अन्य पदार्थ के साथ मिलकर जलने का कार्य करता है। यानी एक ऐसा गैस है ऑक्सीजन जो क्या करता है, अन्य पदार्थ के साथ मिलकर जलने में भी मदद करता है। यानी जो दहन की प्रक्रिया होती है या कोई ईंधन जलता है वह किस गैस के उपस्थिति के कारण, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। क्या होगा बाबू आंसर, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, कोई गैस कोई ईंधन जलना प्रारंभ करता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहे तो वह जलेगा नहीं, ठीक है ना। और ये नाइट्रोजन में बात करें तो नाइट्रोजन में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो किसी पदार्थ को दहन में देरी से करता है, यानी जल्दी जलने नहीं देता है। अगर वहां पर नाइट्रोजन गैस है तो वह पदार्थ जल्दी नहीं जलता। लेकिन उसका विपरीत ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन से क्या होता है, कोई भी पदार्थ वह जलना प्रारंभ कर देता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा तो वह जलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद से देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। यानी अगर ऑक्सीजन के अभाव हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ईंधन को नहीं जला सकते। अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है बाबू, अतः जो हमारा ऑक्सीजन है यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसको हम लोग मुख्य आधार मानते हैं गैस में। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट गैस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जो हम लोग भाप से छोड़ते हैं या नाक से छोड़ते हैं, वो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। यह बाबू ये भारी गैस होता है, यानी ऑक्सीजन की तुलना में ये क्या होता है, भारी गैस होता है। आपने देखा होगा कि जो हम लोग मुंह से फुलाते हैं फुलाना, तो उसमें कौन सा गैस भर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन वही जो गैस वाले फुलाना होते हैं, जो गैस वाले बेचने आते हैं, वो गैस वाला फुलाना, तो उसमें कौन सा गैस भरते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन गैस भरते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्का होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, ऊपर उड़ता है। ऊपर क्या होता है बाबू, उड़ता है। लेकिन हमारा मुंह से फुलाया हुआ फुलाना क्या होता है, नीचे के नीचे ही रहता है, यानी हमारे साथ ही रहता है, वो उड़ता नहीं है। उसे छोड़ देंगे तो नीचे ही जाकर क्या होगा, गिर जाएगा। लेकिन वो जो हाइड्रोजन वाला फुलाना होता है उसको छोड़ देते हैं तो वो जाकर आसमान में चला जाता है। क्या होता है बाबू, आसमान में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वह उसमें क्या भरा जा रहा है, हाइड्रोजन भरा जा रहा है। जो हाइड्रोजन क्या होता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड से हल्का होता है। क्लियर? अब आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है जी, भारी गैस है, और हाइड्रोजन क्या है जी, हल्की गैस है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह पृथ्वी के निचले परत पर, यानी क्या है बाबू, यानी जो पृथ्वी के निचला परत है वहां पर मिलती है। फिर भी इसका विस्तार जो है, यानी जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का विस्तार है वो क्या है, यानी 32 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के धरातल से लेकर 32 किलोमीटर तक क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड का विस्तार है। यानी उतना दूर तक उसका क्या है जी, फैलाव है, उतना उसका क्षेत्र है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद से देख रहे हैं कि और यह गैस वायुमंडल के निचले परत को गर्म रखती है। क्या करते हैं बाबू, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी के जो इन्वायरमेंट है उसको गर्म रखती है। अपने आपको आभास होगा, ये जानकर आपको रोचक होगा कि जो हमारा सूर्य से प्रकाश आता है वो पूरे प्रकाश, यानी जो सूर्य से प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है वो पूरा नहीं आता है, वो उसमें से कुछ आंशिक रूप से आता है। नहीं तो जरा सोचिए कि अगर वो पूरा सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर ही आ जाए तो क्या होगा, इतना ना टेम्परेचर हाई हो जाएगा पृथ्वी का कि यहाँ पर कोई जीवे नहीं रहेगा, सब का सब क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा
कि जो हमारे वहां पर सूर्य का प्रकाश आता है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण क्या होता है, उसको रोक कर रखता है और ये धीरे धीरे जाता है अंतरिक्ष में। क्या करता है बाबू, धीरे धीरे जाता है, यानी आता भी है धीरे धीरे और जाता भी है धीरे धीरे। इस तरह हम लोग का क्या होता है, संतुलन बना रहता है। नहीं तो मान लीजिए कि वो डायरेक्ट आया पृथ्वी पर, डायरेक्ट आया और डायरेक्ट क्या हुआ, चला गया। तो जब डायरेक्ट आएगा पृथ्वी पर प्रकाश, पूरे सूर्य के जो उसमें सहित प्रकाश आएगा तो यहाँ पर पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म। अब गर्म हो जाएगी तो ये सारे जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे या उनका कुछ क्षति हो सकता है। अगर यही प्रकाश एक ऊपर चला जाए, एक उष्मा सब ऊपर चला जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब चीज जम जाएगा। तो इसको संतुलन बनाए रखने के लिए किस गैस का सहायता होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो इस गैस को इस इन्वायरमेंट को संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। उसके बाद से बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट गैस है ओजोन गैस। इसमें देखेंगे बाबू कि यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष क्या है जी, रूप है। क्या है बाबू, ये ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल की अति ऊंचाई पर अथवा अति न्यून मात्रा में मिलती है। यानी जो ये वायुमंडल की बात करें तो ये वायुमंडल में जो क्या है जी, अति ऊंचाई पर यानी बहुत ऊंचा और बहुत कम मात्रा में मिलता है ओजोन हमारा गैस है जो। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे कि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यानी जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूर्य भगवान है, ये क्या करते हैं, अपने साथ जो प्रकाश देते हैं उसमें क्या होता है, कुछ पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, हमारे पृथ्वी पर आती हैं। पृथ्वी पर आती हैं तो जो ये आने का क्रम है, पराबैंगनी किरण को आने का क्रम है, तो ये इसको शोषण करने का यानी अवशोषित करने का काम कौन करता है, ओजोन गैस। क्या करता है बाबू, ओजोन गैस। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा एक परत भी होता है ओजोन परत, उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी जानेंगे हम लोग ओजोन गैस, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर देखिएगा कि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। क्यों भाई, ये क्यों अवशोषित करता है, क्योंकि जो हमारा पराबैंगनी किरण होता है वो क्या होता है, हमारे लिए और जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधा के लिए घातक साबित होता है। क्या होता है बाबू, घातक साबित होता है। क्योंकि वो क्या करता है, वो पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आएगा तो मनुष्य को चर्म रोग और जो हमारा पेड़ पौधा होगा वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, रंग उड़ने लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो पराबैंगनी किरण है अगर डायरेक्ट आ जाए पृथ्वी पर तो हमें क्या होगा, चर्म रोग होगा और कैंसर की बीमारी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख रहे हैं कि वायुमंडल में ओजोन गैस की कमी के कारण पराबैंगनी किरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचता है। यानी अगर वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कम हो तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचना प्रारंभ कर देगा और जब पृथ्वी पर पहुंचेगा तो कैंसर जैसी घातक रोग का जन्म देता है। क्या करता है बाबू, कैंसर रोग का घातक जन्म देता है, जिससे यहाँ पर जान मान की हानि होती है। उसके बाद से हम लोग अपना नेक्स्ट गैस के बारे में पढ़ेंगे, दिया हुआ है कि जलवाष्प। क्या है बाबू, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जलवाष्प। अब जलवाष्प के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण गैस है। क्या है बाबू, जो हमारा जलवाष्प की बात करें, जलवाष्प एक गैस है कि ये क्या करता है, यानी वायुमंडल में क्या है जी कि ये बहुत परिवर्तनशील, यानी ये बहुत जल्दी क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है, परिवर्तनशील है और असमान वितरण प्रणाली की, यानी कभी ये कुछ रूप ले लेता है, कभी ये कुछ रूप लेता है। देखिएगा कैसे है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कुहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। यानी जो हमारा जलवाष्प है वो क्या करता है, अनेक अनेक रूप का क्या करता है, वो चेंजिंग करता रहता है। यहाँ पर देखेंगे अपना नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही होता है। यानी जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वह धूल कण की मौजूदगी के कारण ही क्या होता है, दिखाई देता है। उसके बाद से जानेंगे कि पृथ्वी का ताप को बनाए रखने में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का अति आवश्यक भूमिका होती है। यानी जो हमारा पृथ्वी है इसके इन्वायरमेंट को संतुलन बनाए रखने के लिए दो गैस का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है, एक हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक है हमारा जलवाष्प। तो ये हम लोगों ने कुछ गैस यानी हम लोगों ने वायुमंडल के कुछ विभिन्न गैसों के बारे में पढ़ा, उसके नेचर के बारे में पढ़ा कि उसका कार्य क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, हमारा वायुमंडल है उसकी संरचना कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात कर लेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडल की संरचना।
तो इसमें क्या है बाबू कि देख रहे हैं कि वायुमंडल के निम्न 5 वर्गों में बांटा गया है। यानी वायुमंडल की जो संरचना है, उसकी बनावट है, उसको हम लोग 5 वर्गों में क्या किए हैं, अध्ययन के लिए उसको बांटे हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है क्षोभ मंडल, और सेकंड हमारा दिया हुआ है समताप मंडल। उसके बाद से थर्ड की बात करेंगे ओजोन मंडल, और फोर्थ की बात करेंगे अयन मंडल और बहिर्मंडल। इसको हम लोग विस्तार पूर्वक एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। यानी अगर इसकी इंग्लिश नाम पूछे तो ट्रोपोस्फीयर कह सकते हैं। इसका विशेषता जानेंगे, क्षोभ मंडल के विशेषता जानेंगे कि इसमें क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें है कि यह वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत है। यानी जो हमारा वायुमंडल है, इसकी निचली वाली परत का बात की जाए कि हमारे वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी इसकी ऊंचाई ध्रुव पर लगभग 8 किलोमीटर। कितना बाबू, ध्रुव पर 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। यानी जो कि हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल में है जो उत्तरी ध्रुव पर कितना है जी, 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा की बात करें, यहाँ पर विषुवत रेखा की बात करें तो कितना है जी, 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी, तो क्षोभ मंडल की। ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं, यानी जो भी वायुमंडल में मुख्य रूप से जो घटना घटती है वह सब के सब हमारा क्षोभ मंडल में घटती है। जैसे कि बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है। यानी बादल का होना, बादल का बनना या वर्षा होना, आंधी तूफान होना, ये सारे के सारे जो भी मौसम संबंधी घटना घटती है वह सब क्या होती है बाबू, क्षोभ मंडल में ही घटना घटती है। ठीक है ना। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट मंडल की बात करेंगे, दिया हुआ है समताप मंडल। समताप मंडल को हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है जी कि समताप मंडल में 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक के है। यानी जो हमारा 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो हमारा मंडल का विस्तार है, वो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, समताप मंडल कहेंगे। इसके बाद से देख रहे हैं कि इसमें ताप समान रहता है। क्या रहता है बाबू, समताप मंडल में ताप हमेशा क्या होता है, समान रहता है। उसके बाद सब देखेंगे कि समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। यानी समताप मंडल की मोटाई अगर की बात करें तो ध्रुव पर क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और विषुवत रेखा पर जाते जाते ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, यानी कम, ना के बराबर होती है। ठीक है ना। उसके बाद से देख रहे हैं कि इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। तो यहाँ से हम लोगों ने, यानी क्षोभ मंडल में हम लोगों ने 3 फैक्ट जाना कि क्षोभ मंडल सबसे निचली वाली परत होती है। यानी अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल सबसे निचली वाली परत होती है। क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित जो भी घटना घटती है तो वह सब क्षोभ मंडल में घटती है। इसके बाद से हम लोगों ने जाना समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या होता है, यानी इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक ऊंचाई को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। और इसमें समान तापमान रहता है। और एक और फैक्ट याद रखेंगे कि जो वायुयान उड़ता है, जो आपने जहाज को उड़ते हुए देखा है या जेट विमान को उड़ते हुए देखा है, तो वो सारे के सारे किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। जो कि हम लोगों ने यहाँ पर फिगर के माध्यम से दिखाया है कि समताप मंडल में क्या हो रहा है कि जेटयान यानी वायुयान क्या हो रहा है जी, उड़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर जेटयान या वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे, हमारा थर्ड टॉपिक है कि ओजोन मंडल। यानी ओजोन मंडल को ओजोन स्फीयर कहते हैं। इसमें देखिए इसकी विशेषता क्या है, यानी ओजोन मंडल की विशेषता क्या है। तो समताप मंडल से, यानी जो समताप मंडल होता है वहां से लेकर और धरातल से 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। यानी जो हमारा धरातल है वहां से लेकर 32 किलोमीटर और 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यानी ओजोन मंडल में क्या होता है बाबू, ओजोन मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। जो कि हम लोगों ने पहले ओजोन गैस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आपको वहां से पकड़ में आता होगा कि जो ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल में क्या होता है, ओजोन गैस की, यानी ओजोन जो गैस है उसका परत पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से देख रहे हैं कि इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। यानी
ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ओजोन परत है ये क्या करता है बाबू, जो पृथ्वी से यानी जो पृथ्वी से जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आती है हमारे पृथ्वी पर, तो उसको रोकने का काम या उसको अवशोषित करने का काम ये कौन करता है, ओजोन मंडल करता है। क्योंकि ओजोन मंडल में क्या होता है, ओजोन गैस का लेयर बना रहता है, यानी उसमें क्या होता है, एक परत चढ़ा हुआ है, जो वहां से जो आएगा किरण, पराबैंगनी किरण, तो पृथ्वी पर, यानी मान लीजिए कि ये हमारा क्या है बाबू, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना। और पृथ्वी के जो ऊपर हमारा लेयर बना हुआ है, ये हमारा लेयर बना हुआ है, ये ओजोन परत का लेयर बना हुआ है। और यहाँ से हमारे सूर्य भगवान क्या कर रहे हैं कि पराबैंगनी किरण क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये जो यहाँ तक आते आते जब इसके पास आएगा तो ये क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, यानी उसको छान लेगा, और जो हमारे लिए उपयोगी है गैस उसी को क्या करेगा, आने देगा। जो हमारे लिए उपयोगी किरण है उसी को आने देगा। ओजोन गैस को जो पराबैंगनी किरण है उसको क्या कर लेगा, रोक लेगा। कौन, तो ये हमारा ओजोन परत, ठीक है ना। तो इसको यानी हमारे पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं, तो ये इसके कारण क्या होते हैं, वह सुरक्षा में रहते हैं। इसी कारण क्या कहा जाता है, ओजोन मंडल को सुरक्षा कवच कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। क्योंकि पृथ्वी का सुरक्षा करने का काम कौन कर रहा है, ओजोन परत कर रहा है, ओजोन मंडल कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ओजोन परत का नष्ट करने वाली गैस है, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर जो हमारा ये ओजोन परत है बाबू, ये हमारा जो ओजोन परत है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ओजोन जो हमारा परत है, आखिर इसको नष्ट कौन करता है, कैसे नष्ट होता है, जिससे ये क्या होता है, पराबैंगनी किरण हमारे यहाँ आती है, यानी पृथ्वी पर आती है। तो देख रहे हैं कि ये हमारा ओजोन गैस जो है CFC, जिसका फुल फॉर्म यानी इसकी शॉर्ट नेम होता है CFC, उसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यानी CFC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए कि बाबू जो हमारा ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो CFC। क्या है बाबू, CFC, यानी ओजोन परत, यानी जो हमारा ओजोन परत है उसको नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो CFC का फुल फॉर्म क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है ना। इसके बाद से देखेंगे कि जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कैसे निकलती है, किसके दूषित से निकलती है, इस पर हम लोग देखेंगे। तो यह एयर कंडीशनर, यानी जो हम लोग AC लगाते हैं, उसके बाद से रेफ्रिजरेटर का जो हम लोग उपयोग करते हैं, फॉर्म हो गया, जो हम लोग फॉर्म यानी जो देखिएगा वो उजला सा होता है, यानी व्हाइट सा होता है, जिसमें मछली उछली रहकर पैकिंग कर यहाँ से यानी इस शहर से दूसरे शहर में याद के लिए वो फॉर्म का उपयोग किया जाता है। उसको भी जलाने से क्या होता है, CFC गैस निकलता है, जो हमारा ओजोन परत को क्षय करता है। उसके बाद से एक और जानेंगे, जो हम लोग क्रीम यानी हजामती दर्पण में जो क्रीम का यूज करते हैं बनाने के लिए, अपने दाढ़ी अपने फेस को साफ करने के लिए करते हैं, तो उसमें से भी जो गैस निकलती है वो क्या करते हैं, CFC गैस होती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो ओजोन परत को नष्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारा ओजोन परत है, इसको नष्ट करने में कौन कौन सा भूमिका निभा रहा है। तो ये एयर कंडीशन हो गया, AC हो गया। AC तो हम लोग बड़ा मजे से उसका हवा ले लेते हैं और बहुत आरामदायक के लिए उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उससे भी हानि है। जो हमारे एयर कंडीशनर से निकल रही है गैस, वो क्या करती है, हमारा CFC निकलती है गैस और ओजोन परत को क्षय करती है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग फोम यूज करते हैं, हजामती दर्पण में जो क्रीम का यूज करते हैं, वो भी क्या करता है, हमारे लिए हानिकारक ही है। उसके बाद से देख रहे हैं कि ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। यानी जो CFC होता है बाबू, जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो उसमें क्या होता है, क्लोरीन की मात्रा होती है जो सक्रिय होती है, जो वही क्या करती है, ओजोन परत को क्षरण यानी उसको क्या करती है, क्षति पहुंचाती है, उसको दूषित करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ओजोन परत को क्षरण यानी क्षति पहुंचाने में किसका हाथ है। तो ये हमारा एयर कंडीशनर लिख लीजिएगा, रेफ्रिजरेटर लिख लीजिएगा, क्रीम हो गया, फोम हो गया, ये सब क्या है जी, उसको दूषित करते हैं। उसके बाद से जानेंगे कि ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी नोट कीजिएगा कि जो हमारा ओजोन परत है उसकी मोटाई नापने के लिए कि ये कितना मोटा है कितना पतला है, इसको नापने के लिए क्या करता है बाबू, कि ये डॉप्सन इकाई होता है, ठीक है ना। इसको कॉम्पिटिटिव लेवल से भी हम लोग को पूछा जाता है। जो हमारे बड़े भैया हैं उस ध्यान दीजिएगा कि ये क्या करता है कि आपको पूछता है कि ओजोन परत को किस में मापा जाता है या ओजोन परत को किससे नापा जाता है, तो डॉप्सन से, ठीक है ना। आपको यहाँ से एक लाइन में आंसर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग अपने अगले स्लाइड में बात करेंगे आयन मंडल पर और बहिर्मंडल पर। अब बात कर लेंगे आयन मंडल पर। तो इसमें क्या होता है, आयन मंडल को
इनोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? आयन मंडल को इनोस्फीयर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से लेकर यानी 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर होती है। यानी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक क्या होती है? आयन मंडल की ऊंचाई होती है। यानी इसमें हम लोग देखते हैं कि उष्ण मंडल भी कहा जाता है। यानी आयन मंडल को क्या कहा जाता है? उष्ण मंडल भी कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें उल्का निकलते हैं और मध्य मंडल में यानी उल्का पिंड की जो भी घटना घटती है यानी उल्का पिंड जब तारे टूट कर निकलते हैं और गिरते हैं, ये सारे के सारे किस में घटना घटनी है? तो मध्य मंडल में। और आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल को हम लोग उष्ण मंडल भी कहते हैं। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि यह भाग कम वायु दाब तथा पराबैंगनी किरणों के द्वारा आनिकृत होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है? कम दाब होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर धरातल पर हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, पर्याप्त मात्रा में सभी गैस मौजूद होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगी? ऑक्सीजन की कमीता होगी। यानी ऑक्सीजन में क्या होगी? कमी होगी। इसी कारण जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर या पहाड़ पर चढ़ने वाले होते हैं, तो अपने साथ गैस यानी ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर ले जाते हैं। वो क्या करता है? उनको मदद करता है ऑक्सीजन देने में। ठीक है ना? तो हम धरातल पर क्या होता है? गैस प्रचुर मात्रा में रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो गैस की कमी होगी, जो हमारा ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा, तो हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि हमारा दिया हुआ है कि इसमें पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। यानी आयन मंडल में क्या होता है कि जो हमारा रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, जो सारे रडार होते हैं, ये सारे के सारे तरंग किस में पाए जाते हैं? हमारे आयन मंडल में। किस में पाए जाते हैं बाबू? आयन मंडल में। उसके बाद से देख रहे हैं कि संचार उपग्रह इसी मंडल में क्या होता है बाबू? जो संचार उपग्रह होता है इसी मंडल में होता है। यानी जो हम लोग यहाँ बैठे बैठे क्या कर लेते हैं? किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे एक देश से विदेश में क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। वो किसके माध्यम से होता है? जो हमारा आयन मंडल है उसमें क्या है जी? उसमें तरंग क्या है जी? कंपन करते रहते हैं और हमारे यहाँ से गया मोबाइल का टावर, उसमें पकड़ा और वहाँ पर सीधे जगह कनेक्ट हो गया। ठीक है ना? ऐसा तो कोई वहाँ पर तार तो नहीं बिछा हुआ है कि जो हमारे यहाँ की बात वहाँ जाने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। ये सारे के सारे किसके कारण हो रहा है? आयन मंडल में उपस्थित हमारे रडार के कारण, जो हमारे तरंग के कारण। तो क्या करते हैं? ये हमारे संचार में भी मदद करते हैं। कौन? आयन मंडल। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे, हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है बहिर्मंडल। तो इसको हम लोग एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। यानी इंग्लिश में बात की जाए तो एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। इसकी अगर विशेषता देखें तो यह 640 किलोमीटर की ऊपरी सीमा को, यानी 640 किलोमीटर की ऊपरी सीमा को बाह्य मंडल भी कहा जाता है। यानी जो हमारे यहाँ के ऊपरी वाले सीमा हो गए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य मंडल या बहिर्मंडल कहते हैं। इसमें क्या होता है बाबू? देखिए, कृत्रिम उपग्रह होता है। यानी जो भी हम लोग संचार या सैटेलाइट लगाते हैं अपने इन्वायरमेंट या वातावरण को जांचने के लिए, क्या कि अंतरिक्ष में कौन कौन सी घटना घट रही है, ये सारे के सारे जानकारी हमें बहिर्मंडल में हम लोग क्या करते हैं? वहां पर कृत्रिम उपग्रह को स्थापित कर देते हैं कि ये सब पता कर हमें बतलाए। ठीक है ना? तो ये क्या करता है कि ये 640 किलोमीटर की ऊपरी सीमा को बहिर्मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। यानी अगर इसकी अंतिम सीमा पूछा जाए कि बहिर्मंडल का अंतिम सीमा कितना होता है, तो इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसकी क्या है बाबू? कोई ऊपरी सीमा नहीं है। उसके बाद से देख रहे हैं कि इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। यानी बहिर्मंडल की बात की जाए तो बहिर्मंडल में क्या होता है? इसकी तो मोटाई यानी पतली हो जाती है। यानी ये क्या हो जाता है? इसका सीमा क्या हो जाता है? अंतिम तक अब कोई सीमा ही नहीं है। तो इसमें जो गैस की प्रधानता पाई जाती है वो हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, जिसके कारण यानी ये हल्की गैस होने के कारण इसमें क्या होते हैं? जो भी वस्तु जाते हैं वो तैरते रहते हैं। क्या करते हैं बाबू? तैरते रहते हैं। यानी आप भी यहाँ पर जाइएगा तो आप भी क्या करने लगेंगे? तैरने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो गैस है वो क्या है जी? हाइड्रोजन और हीलियम है। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर अपने आयन मंडल के बारे में और बहिर्मंडल के बारे में पढ़ा। देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर क्षोभ मंडल यहाँ पर जो हमने बनाया था, ये क्या है जी? हमारा एवरेस्ट है।
एवरेस्ट क्या है जी, ये सब विषुवत रेखा पर है, जो हमारे यहाँ पर हम लोगों ने उसको पढ़ा था। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर ओजोन मंडल की बात करें तो इसमें क्या है जी, ये समताप मंडल में जेट विमान उड़ाया जा रहा है, जिसकी मोटाई कहाँ तक है, 50 किलोमीटर तक है। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा मध्य मंडल के बारे में। तो मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का संबंधी घटना होती है, यानी जो भी तारे टूटते हैं तो ये जो हम लोग देखते हैं ये सब कहाँ से उत्पन्न होता है, मध्य मंडल में। उसके बाद से हम लोग आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल में जो भी हम लोग संचार, टेलीविजन, रेडियो, ये सारे के सारे हम लोग जो देखते हैं ये सब किस में होता है, किसके मदद से होता है, तो आयन मंडल के बारे में, आयन मंडल के माध्यम से होता है। उसके बाद से हम लोग आयन मंडल के बाद पांचवें मंडल यानी बहिर्मंडल की बात करें तो इसमें क्या हुआ जी, जो हम लोग कृत्रिम उपग्रह लगाते हैं, यानी अपने संचार, अपने इन्वायरमेंट, अपने मौसम संबंधी घटना या कोई अंतरिक्ष से जानकारी पता करना हो, तो ये सारे के सारे सैटेलाइट जो लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, बहिर्मंडल में। तो इस तरह हम लोगों ने अपने यहाँ पर पांचों मंडल के बारे में और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फैक्ट था हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी दबाना न भूलिएगा, क्योंकि बेल घंटी दबाने से आपको क्या होगा कि सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।